लिखा है इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी कि कहा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मूलभूत ढांचा होता है किसी भी देश का, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है किसको, हमारे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो करेंसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स होती है, जैसे भी आप देख सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, हमारी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को अगर हम देखें तो हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी इसी का हिस्सा होता है सोशल डेवलपमेंट का। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है, SOL जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड आउट किया गया है, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी करेंसीज यानी हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है, डिनोट करता है कि हमारी कंट्री की या किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी है, उसकी GDP ग्रोथ कैसी है, उसकी पर पर्सन इनकम कैसी है, हमारे पर पर्सन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितने हैं। आइए देखते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि सच एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स, जो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं किस चीज को लेकर के, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लेकर के। ध्यान रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ड्राइविंग फोर्स का काम करे किसमें, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लेकर के। हमारी इंडस्ट्रीज भी इसी में है, एनर्जी डिपार्टमेंट भी इसी का हिस्सा है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसी का हिस्सा है। एक और चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली हमने लैंडलाइन से स्टार्ट किया था, फिर हम 2G पे पहुंचे, 3G, 4G, 5G। फिलहाल हमारा जो देश है, हमारा देश ही क्या पूरी दुनिया कम्युनिकेशन लेवल पे हर दिन एक नई खोज करती चली जा रही है। तो एक तरीके से जो भी एलिमेंट्स, किसी भी देश के वो एलिमेंट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, किस चीज़ को लेकर के, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी हमारे पैसे की इनकम को बढ़ाए, हमारे इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो मैं ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी बता चुका हूं आपको, जिसके अंदर हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है। अगर आप देखें, अगर कोई भी देश तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो ऑब्वियसली उसको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। आज एक बार आप खुद को देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करिए, क्या आज से 20 साल पहले जहां हम रह रहे हैं उनकी कंडीशन वैसी ही थी? क्या उतनी फैसिलिटीज उनको भी मिला करती थी जितनी हमें मिल रही है? क्या वो सारे बेसिक एलिमेंट्स, क्या वो सारे बेसिक फैसिलिटीज, क्या वो सारे बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटीज उनको प्रोवाइड थे जो आज हमें हैं? ऑब्वियसली विल गेट ए आंसर दैट नो। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था, और ऑब्वियसली था भी तो वो उस वक्त के अकॉर्डिंग था। जैसे जैसे देश तरक्की करता है, यानी समय बदलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बदलाव की आवश्यकता को महसूस करता है। यू ऑलवेज फेस अ बिट चेंज और अ बिट प्रोग्रेस इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ लुक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ देखें कि किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत पड़ती है, किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने में, या फिर किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या उनसे हमें क्या बेनिफिशियरीज अवेलेबल होते हैं, तो पहले अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि उसके पास डेफिसिट्स कभी नहीं हो, उसके पास हमेशा सरप्लसेस अवेलेबल रहते हो, उसके पास हमेशा रिजर्व स्टॉक्स अवेलेबल रहते हो, जनरल रिजर्व्स अवेलेबल रहते हो, बफर स्टॉक्स अवेलेबल रहते हो, तो ऑब्वियसली उस देश को फ्यूचर में किसी भी पैंडेमिक, किसी भी एपिडेमिक या किसी भी इमरजेंसीज का सामना करना पड़े तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंस हमारी आती है, वो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज आप देख रहे हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम वी ऑल आर हैविंग मल्टीमीडिया सेल फोन्स, लैपटॉप, बाइक्स, कार्स, एवरीवन इज हैविंग आईफोन इन हिज और इन हर हैंड। हर किसी के हाथ में आईफोन 12, आईफोन 11, ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। क्या आज से ठीक 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा था? नहीं, कभी नहीं हुआ। ऑब्वियसली मैं भी जब मेरे स्कूल टाइम में था, कंप्लीटली आई रिमेंबर आई बॉट माई फर्स्ट सेल फोन, दैट वाज कीपैड सेल फोन इन 2012। आज मैं ये देखता हूँ कि यार 2012 इन 2007 व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैंने 12th स्टैंडर्ड में फ़ोन लिया था तो कीपैड फ़ोन था।
आज मैं उन दिनों को याद करता हूं तो ऑब्वियसली उस वक्त में उन कीपैड फोन्स की प्राइसेस इतनी हाई थी, और उन्हीं प्राइसेस की कंपैरिजन में देखें तो आज एक अच्छा मल्टीमीडिया सेलफोन, एंड्रॉयड सेलफोन हमारे सामने मार्केट में अवेलेबल है। तो हर दिन क्या होता जा रहा है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में प्रोग्रेस होती जा रही है, नई नई टेक्निक्स हमारे सामने आती जा रही है, फैसिलिटीज हमारे सामने आती जा रही है। ये सारी किसका हिस्सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, इफ यू नीड टू लुक फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होगा तो वो देश इजीली सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करवा पाएगा। जैसे अभी आपने रिसेंटली आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स 12th करके, या पंजाब से मोस्टली स्टूडेंट 12th करके या 10th करके स्टडी वीज़ा पे कनाडा, यूके, यूएस यहाँ के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों? अगर हम देखें कि वहाँ पर पॉपुलेशन क्राइटेरिया नियर अबाउट ओनली 5 to 6 करोड़ है और एरिया वाइज वो इंडिया से डबल है, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर, इसीलिए तो लोग माइग्रेट करते हैं। तो अगर यही चीज़ें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना सॉलिड होता जाएगा तो हमें भी माइग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स, हर किसी के पास रोजगार होगा, हर किसी के पास जॉब होगी, एवरीवन विल हैव हिज और हर ओन जॉब, दे कैन अर्न ईजिली। और ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदे के पास अगर जॉब होती है तो उसका अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगे, अर्निंग सोर्सेज बढ़ते हैं तो घर में पैसे आएंगे, and if we are having the cash flow at our home तो definitely we'll expand them more, we'll spend them more, हम उनको और मार्केट में खर्च करेंगे, हम हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे, इंफीरियर गुड्स को डिक्लाइन कर देंगे, महंगी चीज़ों को अपनाने लग जाएंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लग जाएगा, हम ब्रांड्स को प्रेफर करने लग जाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज ह्यूज मार्केट इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में देखें तो इंडिया का मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर एक कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है, बिकॉज वी आर हैविंग अ ह्यूज बल्क ऑफ कंज्यूमर्स। हमारे पास कंज्यूमर्स इतने हैं, उनकी चॉइसेस इतनी हैं, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उनके लाइक्स और डिसलाइक्स इतने हैं कि जितने भी यहाँ पर कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहें वो कर भी पाएगी और अपने टारगेट्स को भी अचीव कर पाएगी। तो ऑब्वियसली अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होता जाएगा तो लोग, बाकी कंट्रीज या बाकी दूसरे देशों के लोग भी क्या करेंगे, हमें इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट्स के पीछे हमारा फायदा होगा। इमेजिन करिएगा बाहर की कोई कंपनी या एमएनसीज में से कोई भी एक एमएनसी यहाँ पर अपना एक प्लांट जनरेट करती है, वो यहाँ पर प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे, तो जॉब तो हमें ही मिलेगी। ये तो है नहीं कि वो लेबर बाहर से लेकर आएंगे, हमारे लोगों को जॉब मिलेगी, हमारे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम होंगे, जिससे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो साथ के साथ में हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर देखें फॉर बेटर आउटसोर्सिंग, ये बात आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को लेकर के। As I already told you that India is having a huge market, हमारा इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ के आउटसोर्सिंग भी देखें तो इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारे मेड प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। तो आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स उतने बढ़ेंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होने वाला है इस चीज़ को बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, जितना मैं जानता हूँ, बिकॉज यू ऑल नो इट वेरी वेल। जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसीज आएगी, और ये ऑब्वियसली हर एक इकोनॉमिक, हर एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को पता होता है कि जितने सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में ऐसे ही बनता है। एक्सप्लेन अबाउट द की एलिमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस। जो भी डिफरेंसेस थे उनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे, और जो डिफरेंसेस अभी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। इट रेफर्स टू अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक इंसान हेल्दी नहीं होता तब तक वो अच्छे से सोच भी नहीं सकता, अच्छे से डिसीजंस भी नहीं ले सकता। तो अच्छे से डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले खुद को अच्छे से हेल्दी रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर से आई एम अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस की एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू अ साउंड फिजिकल एंड अ मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन। अब साउंड और फिजिकल स्टेट ऑफ ए पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल का मतलब यही नहीं होता, या एक हेल्दी पर्सन के होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो बीमारियों से मुक्त है या उसको कोई भी तरीके की डिजीज नहीं है, ऐसा ही नहीं है। हेल्दी होने का मतलब एक इंसान बीमार ना होने के साथ साथ उसमें ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। हाई प्रोडक्टिविटी हो, मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सके, काफी सारी मेहनत कर सके, और कभी भी उसको किसी भी तरीके की मेहनत को लेकर के उसमें किसी भी फिजिकली
वीकनेस को उसको फील ना हो, थकान ज्यादा महसूस ना करे, ये तो ऑब्वियसली होना ही होना चाहिए। अच्छे से प्रोडक्टिविटी की तरफ सोच सके। हाई मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का मतलब अगर अपन देखें तो उसमें डिसीजंस लेने की क्षमता हो, वो अपना अच्छा बुरा पहचान सके, उसको क्या फैसले उसके लिए प्रॉफिटेबल है, क्या डिसीजंस उसके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं, उन सभी को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में कंपैरिजन भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्या चीजें हमारे लिए और ज्यादा अच्छी हो सकती है, कैसे हम इनको अच्छा बना सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी देखें तो उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज हो, वो मेंटली भी फिट हो, वो फिजिकली भी फिट हो, वो वर्बली भी फिट हो, वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सके, अच्छे से अपने मैसेज को एक्सप्रेस भी कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये सारी क्वालिटीज भी उसमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। मैंने यहां पर कुछ एक पॉइंट्स और की नोट्स को डिनोट किया व्हाइट बोर्ड पर। आइए देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक, राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अगर अपन देखें, देखिए मैंने यहां पे बेस ईयर लिया कंपैरिजन का 1951 से लेकर के 2017 पर। अगर अपन 1951 की बात करें, यानी कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर उस वक्त पर पर्सन की अगर एज देखी जाए, यानी उस वक्त एक इंसान मैक्सिमम 32 साल जीता था। अब ये नहीं है कि हर इंसान 32 साल का होते ही मर जाया करता था, कहीं आप इस पॉइंट को लेकर मत बैठ जाइएगा। इट मींस इट वाज काउंटेड ऑन द एवरेज बेसिस कि मैक्सिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ऑफ एवरेज पर्सन ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल वो 32 थी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, आज हर एक इंसान नियर अबाउट 70 इयर्स अच्छे से और हेल्दी लाइफ जी पा रहा है। 69.4 ये भी एवरेज बेसिस ही है। कहीं आप ये कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि यार मैं 15 साल का तो हो गया, सिर्फ 55 साल बचे जिन्हें, मैं ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेगा। मैं अभी भी फिर कह देता हूं, एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी सोच, एक हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टिलिटी। इन्फेंट मोर्टिलिटी यानी कि इन्फेंट से हमें साफ दिख रहा है कि जो नवजात शिशु होते हैं पैदा होने से 1 साल तक के बच्चे, अगर अपन 1951 की देखें तो अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उनमें से 146 जो बच्चे थे 1 साल की उम्र तक होने से पहले पहले ही क्या हो जाते थे, मर जाया करते थे। लेकिन हमारे हेल्थ फैसिलिटीज ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि आज ये क्राइटेरिया, आज ये डेटा ओनली 32 पर 1000 किड्स ही रहा है। हम आगे और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम तक ये 0 पर 1000 हो जाए, और ऑब्वियसली इट विल बी। नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने यहां लिखा है डिक्लाइन इन डेथ रेट। अगर डेथ रेट की तरफ देखें तो यानी कि पर 1000 पर्सन में से 23 पर्सन की डेथ हो जाती है, तो अब ये घट करके कितना आ चुका है, 6.3 पर 1000 हो चुका है। लास्ट मैंने लिखा है कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस की तरफ देखें तो वो डिजीजेस जो एक वक्त में हमारे देश में काफी ज्यादा तादाद में थी, जैसे अपन देख सकते हैं मलेरिया काफी ज्यादा फैला हुआ था, और पोलियो भी काफी हद तक हमारे देश में था। लेकिन अब तो वी आर द पोलियो फ्री नेशन, पोलियो फ्री हो चुके हैं, मलेरिया भी लगभग खत्म हो चुका है, टाइफाइड्स भी खत्म हो चुके हैं। खत्म नहीं भी हुए तो हमारी मेडिकल लाइन है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि हमें इनकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर हैविंग अ बल्क अमाउंट ऑफ मेडिसिन फैसिलिटीज कि वी कैन इंप्रूव इट इजीली। अब अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इश्यूज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको पहले ही डिनोट कर चुका हूं। लेकिन आज भी अगर अपन देखें, आज की तारीख में भी देखें तो हमारे सामने काफी सारे इश्यूज है जो हमारे हेल्थ इश्यूज को लेकर के आज भी हमारे सामने खड़े हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है हेल्थ एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज फॉर इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। आज भी हमारे सामने काफी सारे इश्यूज ऐसे हैं, जैसे पुअर मैनेजमेंट की मैं बात कहूं। अब पुअर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। मेरे लिखने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर हम देखें तो क्या हमारे चारों तरफ, हमारे लोकल नेटिव में जहां हम रह रहे हैं, हमारे लोकल क्राइटेरिया में, क्या हमारे पास आज भी उतनी हाईटेक फैसिलिटीज है हेल्थ इश्यूज को लेकर के? क्या आज भी हमारे होम टाउन में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है? नहीं है जनाब, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर छोटी सी छोटी बीमारियों को, नॉर्मल फीवर, कोल्ड एंड फ्लू को तो हम टैकल कर लेते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे जाकर के टैकल कर लेते हैं, या प्राइमरी हॉस्पिटल्स में भी टैकल कर लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बड़ी डिजीजेस को लेकर के तो उनके लिए हमें रेफर कर दिया जाता है, इन सेंस बड़ी सिटीज की तरफ, बड़े टाउन्स की तरफ, बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ। तो पुअर मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि जितने रिक्वायर्ड डॉक्टर्स हमें हैं एट प्रेजेंट, यानी आज हमें जितने एमबीबीएस एमडीज चाहिए हैं उतने हैं नहीं, जितने हॉस्पिटल्स की हमें रिक्वायरमेंट है विद एफिलिएटेड और विद फैसिलिटेड विद हाई टेक्निक्स, वो अवेलेबल नहीं है। आज भी बहुत सारे क्राइटेरिया में, यार बहुत सारे प्लेसेस में हॉस्पिटल्स की कमी है अभी भी। पुअर सैनिटेशन की बात देखें तो आज भी आप देखेंगे आपको सड़कों पर गंदगी हर जगह मिलेगी, कचरे आपको रोड पर यूं बिखरे हुए दिख जाएंगे, और जानवर आपको यूं ही घूमते हुए मिल जाएंगे। लोग मोस्टली पब्लिक स्पोर्ट्स को गंदा करके रखते हैं। तो सैनिटेशन फैसिलिटीज आज भी काफी ज्यादा डगमगाई हुई है हमारे देश में। कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो देखिएगा, एक वक्त ऐसा था कि इंडिया में HIV चरमोत्कर्ष पे था।
ये एक ऐसा वायरस था जिसने इंडिया को काफी हद तक परेशान किया था, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट ऑफ इंडिया की बात करें हम, ठीक है कि हम इस वायरस की अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन हमने इसको कंट्रोल काफी अच्छे से किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसेजेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज टू द एवरी पर्सन। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी तो एक कम्युनिकेबल डिजीज और भी हमारे सामने खड़ी है जो पिछले 2 सालों से हमें परेशान करी जा रही है, तो जिसकी वजह से आप घर बैठकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और मैं भी यहां पर आपके सामने ऑनलाइन क्लास ग्रुप में हूं, जिसको हम अच्छे से जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से। और अब तो ओमिक्रॉन भी सर पे खड़ा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, ये मैं पहले भी बता चुका कि सब जगह पर हेल्थ सेंटर्स इक्वली अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ अच्छे हॉस्पिटल्स की अगर अपन देखें, अच्छे हेल्थ सेंटर्स की देखें तो ये सिर्फ बड़ी सिटीज में ही अवेलेबल है हमें। नेक्स्ट अपन देखें प्राइवेटाइजेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ इश्यूज में। प्राइवेटाइजेशन यानी कि अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ देखें, वो सस्ते तो हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन क्या उतने रिक्वायर्ड डॉक्टर्स हैं वहां पर? क्या उतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अभी भी हैं हमारे पास? नहीं है जनाब। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे कहां जा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो जाएंगे क्योंकि उनको स्कोप मिलेगा वहां पर, और ऑब्वियसली दे आर डिमांडिंग फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इसीलिए आप ये भी नोटिस करेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल सस्ते होने के साथ साथ हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है तो वहां पे पब्लिक जा नहीं पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एक्सपेंसेस। वहां पे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक आम इंसान वहां पर जाने से कतराता है। तो ये सारे खर्चों से, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने वैसे ही खड़ी है जो पहले भी थी। हाँ, डेफिनेटली वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे, एंड श्योरली वन डे विल कम दैट विल हैव ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए टॉपिक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।